हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूटेक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गुप्त साम्राज्य, जो कि एक बहुत ही सफल साम्राज्य माना जाता है, उसके पतन का क्या कारण था। आइए देखते हैं इसका आंसर। गुप्त साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना है जो हमें सिखाती है कि किसी भी साम्राज्य का अस्तित्व केवल सामरिक शक्ति या सांस्कृतिक वैभव पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसे अस्थायी बनाए रखने के लिए सशक्त नेतृत्व, सुदृढ़ प्रशासन, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक समरसता की आवश्यकता होती है। गुप्त साम्राज्य, जिसने लगभग 300 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप में एक स्वर्ण युग की स्थापना की थी, धीरे धीरे छठी शताब्दी के उत्तरार्ध तक अपनी शक्ति, प्रभाव और एकता को खो बैठा। इस पतन के पीछे अनेक परतें थीं जिन्हें एक एक करके समझना आवश्यक है। सबसे पहले राजनीतिक अस्थिरता और उत्तराधिकार संकट ने गुप्त सत्ता की नींव को कमजोर कर दिया। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शक्तिशाली शासकों के बाद आने वाले शासक ना तो उतने प्रभावशाली थे और ना ही साम्राज्य को एकजुट रखने की क्षमता रखते थे। विशेष रूप से स्कंदगुप्त के बाद उत्तराधिकार को लेकर गुप्त राज परिवार में मतभेद उत्पन्न हुए, जिससे एक ही समय पर कई स्थानों पर अलग अलग शासक सत्ता का दावा करने लगे। यह अंदरूनी संघर्ष सत्ता की कमजोरी का सबसे बड़ा संकेत बन गया। इसी काल में बाहरी आक्रमण, विशेषकर हूनों के आक्रमण ने गुप्तों की शक्ति को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई। हून, जो कि मध्य एशिया से आकर भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर हमला कर रहे थे, उन्होंने पंजाब, मालवा, गुजरात जैसे समृद्ध क्षेत्रों पर आक्रमण किए। स्कंदगुप्त ने इन आक्रमणों का डटकर सामना किया, लेकिन इन युद्धों में गुप्तों को भारी आर्थिक और सैनिक क्षति उठानी पड़ी। उनके उत्तराधिकारी इन आक्रमणों को रोकने में असमर्थ सिद्ध हुए और हुनों का प्रभाव धीरे धीरे मध्य भारत तक फैलने लगा। इससे गुप्तों की केंद्रीय सत्ता और प्रतिष्ठा दोनों को आघात पहुंचा। आर्थिक संकट भी पतन का एक अहम कारण बना। लगातार युद्ध, शासकीय प्रशासन का विस्तार और आंतरिक विद्रोहों के कारण राजकोष पर अत्यधिक भार पड़ा। खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था में जब प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध के चलते कृषि उत्पादन में गिरावट आई, तब कर वसूली में भी बाधा उत्पन्न हुई। व्यापारिक मार्ग असुरक्षित हो गए, जिससे अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार बाधित हुआ। सोने के सिक्कों की संख्या में कमी आई, जो गुप्त काल की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक हुआ करती थी। इससे गुप्त अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट गई। सामाजिक और धार्मिक कारणों ने भी इन पतन को और अधिक गहराया। गुप्त शासकों ने ब्राह्मणवादी परंपराओं को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई। दूसरी ओर बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे वैकल्पिक विचारों पर प्रभाव भी बढ़ रहा था। धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थी, वह बाद के शासकों में नहीं दिखाई दी। इससे समाज में एकता की भावना कमजोर हुई। साथ ही ब्राह्मणों और उच्च वर्णों को अत्यधिक भूमि दान में दी गई, जिससे राज्य की आय में और अधिक गिरावट आई। एक और महत्वपूर्ण कारण था सामंतवाद का उदय। जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी, तब विभिन्न प्रांतों के शासक और प्रशासनिक अधिकारियों ने धीरे धीरे स्वायत्तता प्राप्त करनी शुरू कर दी। ये सामंत अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे और उन्होंने गुप्त शासकों को केवल नाम मात्र का अधिपति मानना शुरू कर दिया। इससे गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक स्वरूप विखंडित होने लगा और एक केंद्रीकृत शक्ति से टूटकर अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। सैन्य दृष्टिकोण से भी गुप्त काल के अंत तक सेना में अनुशासन और नवीनता की कमी आ गई थी। जबकि शुरुआती गुप्त शासकों ने सैन्य विस्तार और रक्षा व्यवस्था पर जोर दिया था, बाद के शासकों के समय में ना तो सैनिक को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया और ना ही हथियारों और रणनीतियों में नवीनता लाई गई। जब बाहरी शक्तियों जैसे हून, वाकाटक, मौखरी और हर्षवर्धन जैसे नए शक्तिशाली राजवंशों ने उभरना शुरू किया, तब गुप्त शासक उनका मुकाबला नहीं कर सके। अंततः छठी शताब्दी के अंत तक गुप्त साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया और उनके स्थान पर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने लगा। मध्य भारत में मौखरी और पुष्यभूति वंश ने, उत्तर भारत में हर्षवर्धन ने और दक्षिण भारत में बादामी, चालुक्य और पल्लव वंश ने नई राजनीतिक शक्तियों के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य का पतन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि वह परिवर्तन की एक प्रक्रिया थी, जिसमें आंतरिक शासकीय कमजोरियां, आर्थिक दुर्बलता, सामाजिक असंतुलन, बाहरी आक्रमण और सामंतवादी प्रवृत्तियों ने मिलकर एक महान साम्राज्य को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। यह एक ऐसा उदाहरण है जो स्पष्ट करता है कि किसी भी राज्य की दीर्घायु केवल विजय और वैभव पर नहीं, बल्कि सुशासन, न्याय, स्थिर अर्थव्यवस्था और सामाजिक समरसता पर निर्भर करती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।